सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट मामले में कानपुर से एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने गौरव राजपूत को गिरफ्तार किया है। गौरव राजपूत ने फेसबुक पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुतनाज़ा रिमार्क किया था। यह गिरफ्तारी पोस्ट करने से चंद घंटों के बाद ही अमल में लाई गई है। देखिए, तानाक्ष काकादेव क्षेत्र अंतर्गत हमारे टीम ने एक अभियुक्त को पकड़ा है। नाम है गौरव राजपूत। इन्होंने दूसरे अन्य समुदाय के ऊपर भड़काऊ बयान किया है फेसबुक के ऊपर, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको संज्ञान में लेते हुए हमने उनको अरेस्ट किया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुतुब मीनार मामले में साकेत कोर्ट में फैसला मुलतवी हो गया है। इस मामले पर नई अर्जी दाखिल की गई है। अदालत ने कहा है कि नई अर्जी की पहले समाअत जरूरी है। कुतुब मीनार मामले में साकेत कोर्ट ये तय करना है कि कुतुब मीनार अहाते के अंदर हिंदू देवी देवताओं की बहाली और पूजा का हक दिया जाए या फिर नहीं। दिल्ली हुकूमत में वजीर सेहत सत्येंद्र जैन को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 13 जून तक अपनी तहवील में ले लिया है। वजीर सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से फर्जी मुकदमा चलाया जा रहा है। सत्येंद्र जैन हिमाचल में आप के इलेक्शन इंचार्ज हैं, इसलिए फिर से उन्हें परेशान किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने आज राजवेन्यू कोर्ट में उनकी कस्टडी खत्म होने के बाद पेश किया। ईडी के द्वारा सत्येंद्र जैन के मामले में यह कहा गया कि सत्येंद्र जैन से संबंधित हवाला के कई ऐसे मामले हैं जिसके दस्तावेज ईडी के पास अभी मौजूद हैं। इस पूरे मामले में जो कन्फेशन किया गया है सत्येंद्र जैन को लेकर और जो हाल ही में ईडी ने रेड किया है जिसमें कुछ सोना मिला है, उसको लेकर सत्येंद्र जैन से पूछताछ करनी है। हालांकि ईडी की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा गया कि सत्येंद्र जैन हवाला से जुड़े मामले पर जो क्वेश्चनिंग की जा रही है उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं सत्येंद्र जैन के इस पूरी रिमांड को लेकर कपिल सिब्बल जो सत्येंद्र जैन के वकील थे उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईडी के पास फिलहाल सत्येंद्र जैन से क्वेश्चनिंग करने का पावर नहीं है। बिना पावर के सत्येंद्र जैन से ईडी कस्टडी ले रही है और उनसे पूछताछ कर रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल की तरफ से यह भी कहा गया कि 2016 में सीबीआई ने इस पूरे मामले में केस को रजिस्टर्ड किया था और जांच की, लेकिन अभी तक चार्जशीट इस मामले में दाखिल नहीं की गई है। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में ईडी के द्वारा जो सबमिशन कोर्ट में दिया गया था जिसमें कहा गया था कि हवाला से जुड़े तमाम कारोबार जो ऐसे हैं जिसमें कन्फेशन करवाया गया है उससे संबंधित मामले में सत्येंद्र जैन को आमने सामने आरोपी के साथ बैठाकर पूछताछ करनी है। 13 जून तक फिलहाल ईडी ने सुनवाई की और राजवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की कस्टडी भेज दी, यानी कि अब 13 जून तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। वहीं इस पूरे मामले में जब फिलहाल उनको ईडी की कस्टडी में भेजा गया और जब कोर्ट रूम से बाहर सत्येंद्र जैन निकल रहे थे तो ये खबर आई कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। बहरहाल ईडी उनको तुरंत डॉक्टर के उपचार को लेकर निकल गई है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में सत्येंद्र जैन की तरफ से जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि जो फिलहाल सोना बरामद किया गया है ईडी के रेड में क्या उससे वो संबंध रखते हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ईडी इस पूरे मामले में उनको फंसाने की कोशिश कर रही है और उनके किसी भी कारोबारियों के साथ या जो उनके सहयोगी हैं उनके पास से सोना बरामद नहीं हुआ है। बहरहाल ईडी की दलीलों में साफ तौर से ये कहा गया है कि ये जो पूरा हवाला कारोबार है उसमें सत्येंद्र जैन ने कैश पैसे को लेकर शेल कंपनियों में ट्रांसफर किया। बहरहाल इस पूरे मामले में ईडी जांच को लेकर आगे बढ़ेगी। अब फिलहाल 4 दिन की कस्टडी सत्येंद्र जैन को और दी गई है। वैसे में देखना यह भी होगा कि ईडी अब इस मामले में आगे पूछताछ करती है तो सत्येंद्र जैन को लेकर और क्या कुछ खुलासे करती है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुल्क के मौजूदा हालात पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस गैर जरूरी तौर पर हुकूमत और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मौजूदा हालात में मुल्क के मुफाद में बात करने के बजाय वो पाकिस्तान की सर में सर मिला रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से हम बात करें। सर, जिस तरह से कांग्रेस का यह कहना है कि जो काम पाकिस्तान 70 साल में नहीं कर पाया बीजेपी के फ्रिंज एलिमेंट्स ने कर दिया। वो देखो, बीजेपी का फ्रिंज कोर तो हो ही नहीं सकता, बट कांग्रेस का फुलनेस छोर जरूर दिखाई पड़ता है।
अब कांग्रेस की प्रॉब्लम ये हुई है कि सेकुलरिज्म का सूरमा बनते बनते कम्युनलिज्म का चूरमा बनते जा रहे हैं। मुझे लगा था कि ये पाकिस्तान के जो प्रायोजित पाखंडी प्रोपेगेंडा है उसका विरोध करेंगे। अलकायदा जैसे शैतानी संगठनों के जिस तरह की हरकतें और भारत को लेकर के दुष्प्रचार के कार्यक्रम चल रहे हैं उसका विरोध करेंगे। उसके विरोध के बजाय जो है उनके सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई पड़े। बीजेपी को विरोध करने लगे, सरकार को कोसने लगे। अरे भैया, ये हिंदुस्तान ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। ये हिंदुस्तान हमारे देश के हजारों हजार महापुरुषों की तपस्या और कुर्बानी का परिणाम है। और आप उसको जो है वो उन लोगों का आप समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनके सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो देश को कोस रहे हैं, देश के खिलाफ दुष्प्रचार और हिंदुस्तान के खिलाफ दुर्भावना पैदा करने की षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। लेकिन मैं सर कांग्रेस का यह भी कहना है कि जिससे भारत की छवि जो है वो उससे प्रभावित हुई है। अरे भारत की छवि कोई जो है वो किसी के हाथ में रखी हुई है क्या? इस देश की छवि जो है वो पुख्ता है और इस देश के 140-50 करोड़ लोगों के संकल्प के साथ जुड़ी हुई है, किसी एक सियासी पार्टी के साथ नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम को एहतिजाज की इजाजत नहीं दी गई। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतनाज़ा रिमार्क्स के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम एहतिजाज करने वाली थी। पुलिस ने दिल्ली एमआईएम सदर कलीमुल हफीज समेत कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। ख्याल है कि एमआईएम नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही है। एमआईएम का कहना है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो नाकाफी है। तो फिर ये तो लोकतंत्र की हत्या है, तब पड़ रही है। आखिर दिल्ली पुलिस उनके साथ इतना, हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान और पूरी दुनिया के दोस्त। देखिए, आज की डेट में जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है आज का और जो हिंदू सेक्ट है उसको इस नफरती माहौल में बांट दिया गया है कि आप मुसलमान के खिलाफ जब जो भी बोलेगा उसके साथ में हिंदुस्तान के अकलियत आ जाएगी, मेजोरिटी आ जाएगी। तो ये जो माहौल है ये डेंजरस है आने वाले टाइम के लिए। इसी माहौल को बनाने वालों के खिलाफ हम यहाँ बोलने आए हैं, हम उनकी मुखालफत करते हैं। नूपुर शर्मा ने सिर्फ इतना कहा कि अगर मेरे किसी शब्द से किसी को तकलीफ पहुंची हो, भाई इफ क्या मतलब होता है? पूरी दुनिया में उबाल आ गया। आपको ख्याल नहीं आता कि आपके एक लफ्ज से 200 करोड़ मुसलमान और देश का 25 करोड़ मुसलमान उसकी सेंटिमेंट हर्ट हुए। दूसरी बात, ये जो फ्रिंज एलिमेंट की बात कही है ये एक एम्बेसडर ने कही है जिसको कोई राइट नहीं है। एम्बेसडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आता है, उसको पॉलिटिकल बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर ये तो एक चाइना का मॉडल है या दूसरे जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ ऐसा होता है। जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे हुकूमत करने वाली पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज नहीं हो सकता। यही इस हुकूमत खासतौर से बीजेपी का तर्ज अमल है कि ये जब फंसते हैं तो अपने आप साइड पकड़ लेते हैं और उसको फ्रिंज एलिमेंट कह देते हैं। अब सवाल ये है कि हमारा जो मुतालबा है कि दिल्ली पुलिस इनको यूएपीए के अंदर में गिरफ्तार करे। दूसरा जो अभी सुबह मुझे खबर मिली है वो ये है कि जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर कर ली है। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से भी हैं। लेकिन नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बचाने के लिए, बैलेंस करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर की है। अब खबर कोरोना के हवाले से। मुल्क में कोरोना के केसेस में फिर एक बार इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,240 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसी अरसे में 8 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। 3,500 से जायद कोरोना के मरीज सेहतयाब होकर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। इस वक्त मुल्क भर में 32,498 एक्टिव मामले पाए जाते हैं। कोरोना वबा से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 194 करोड़ से जायद वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने अवाम से लगातार अपील की जा रही है।
गंगाराम के सीनियर डॉक्टर मोहसिन वली ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसे चौथी लहर के तौर पर देखना क़ब्ल-अज़ वक्त होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उसे फॉलो करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इस ताल्लुक से लापरवाही बरती है, जिसका नतीजा ये है कि मामले बढ़ रहे हैं। देश भर में कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देश की बात करें तो 7,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसी पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर एम वली। सर, जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में मामले बढ़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नए फेज का प्री हो? हाँ रचना, ये थोड़ा तशवीश की बात तो है और बढ़ने नहीं चाहिए थे। देखिए, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, इससे पहले महाराष्ट्र में ज़्यादा एकदम अलर्ट हुआ था। और अगर बुधवार को देखें तो बुधवार में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं 613 केसेस हैं और डेथ भी एक है रिपोर्टेड यहाँ। तो एनसीआर और दिल्ली में मिला के काफ़ी बड़ी तादाद में केसेस स्पॉट हुए हैं, देखे गए हैं। और इसमें जैसे कि आपने कहा कि ये अभी शुरुआत एक नए फेज़ की, ये कहना तो मुश्किल है और ये भी कहना मुश्किल है कि इसमें कोई नया वेरिएंट आया है, तो ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बाद पता लगेगा। लेकिन सावधानी जो है उसमें कमी हुई है ज़रूर, इसलिए केसेस बढ़े हैं, ये तो मैं कहूँगा। और इसका इलाज भी यही है कि हम सावधानी दोबारा से अपनी पूरी कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, जिसमें मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग है और इसके साथ साथ सैनिटाइजेशन। हम लोग हैंड सैनिटाइजेशन अब बहुत कम कर रहे हैं, तो इस करके ये पॉजिटिविटी रेट जो बढ़ी है एकदम से सडनली 1.9 से 2.74 हुई है, तो ये क्वाइट एन इंक्रीज़। तो ये अगर इस तरह से बढ़ जाएगी तो आपको याद होगा 15 जनवरी को जो मैक्सिमम पॉजिटिविटी रेट थी वो 30 के करीब थी, उसके मुकाबले में तो ये बहुत कम है। लेकिन बढ़ने में इसका क्या ग्राफ रहता है, इसके हमको आकलन नहीं कर सकते। तो क्या सर ऐसा भी लगता है कि जो लोग हैं अब वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर को कहीं ना कहीं भूल गए हैं और उसी की वजह से एक बार फिर से ये मामले बढ़ने लगे हैं, और जिस तरीके से लोगों के मन में भी डर है कि कहीं चौथे फेज का ये प्री तो नहीं है? हाँ, इस समय बहुत सावधानी की ज़रूरत है और वेदर भी चेंज हो रहा है, गर्मी भी है और मैं तो कहूँगा अच्छी बात ये स्कूल बंद है, तो ये इस समय बहुत सावधानी का फेज़ है। जिस तरह से ये बढ़ रहे हैं केसेस, एक दिन में इतने बढ़ गए, अब कल का पैटर्न देखना पड़ेगा। तो ये सब समझना पड़ेगा कि ये हमारा जो कोविड का संख्या है इसको हम बढ़ने किसी हालत में भी बढ़ने न दें और सावधानी रखें। आपने ठीक कहा, लोगों में ढिलाई है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ऑब्जर्व करने में, ख़ास तौर से शेक हैंड करने लगे हैं, 2 मीटर की दूरी नहीं रख रहे हैं लोग। मास्क तो मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग लगा रहे हैं, 80% के करीब लोग लगा रहे हैं और हम टोकते भी हैं उन लोगों को। ख़ास तौर से हॉस्पिटल में हमारे सिक्योरिटी गार्ड मास्क को याद दिलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो ऐसा कर रहे हैं। तो हमें एक दूसरे को मास्क के बारे में अवगत कराते रहना चाहिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एम वली, जिनका कहना है कि मामले ज़रूर तेज़ी से अभी बढ़ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में, लेकिन ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि ये चौथे फेज़ का प्री है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी हिदायत दी कि कोरोना के जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं कोविड गाइडलाइन के, उनमें लापरवाही अभी नहीं बरतनी है और उनको नियम अनुसार अभी तक पालन करना जरूरी है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। बिहार के एमआईएम लीडर अख्तरुल ईमान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। बिहार में एमआईएम को लेकर कई दिनों से आरजेडी में शामिल होने की खबरें गश्त कर रही थी, जिसको लेकर अख्तरुल ईमान ने कहा कि यह खबर बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि इस खबर में कोई दम नहीं है, इसीलिए इस पर बात करने की गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को इख्तिदार का लालच नहीं है, हम आवाम की खिदमत करने के लिए आए हैं। बात करते हैं एआईएमआईएम के विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान से। सर, एक सवाल है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने कल कहा कि बिहार में धर्मांतरण कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ शांति है, सब कुछ ठीक ठाक है। आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? यकीनन है कि बिहार दूसरे स्टेट से इस मामले में अब तक ठीक चल रहा है। छोट-मोट मामलों को लेकर ये छोट भैया लोग और भजपैया लोग, ये लोग वहाँ पर उन्माद फैलाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार की जनता और सरकार ने इस मामले में काबू पा रखा है। बिहार में एक बार क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश बढ़ेगी? देखिए, बिहार में कांग्रेस ने अपना आत्मबल खो दिया है।
उसके अंदर में न साहस है न सख्ती रही है। वो दूसरों के बैसाखी पर चलने की वजह से बड़ी कमज़ोर हो गई है। ऐसे में वो कोई निर्णय ले सकते जिसका उन्हीं से मेले हो। और लोकतंत्र में तो वो मर्यादाएं हैं भाई कि जिनके वोट लेने हैं, जिनके वोट से सरकार बनी हो, जनता के दरवाजे पर जाना है। लेकिन जो सम्मानित विधायक जीत कर आते हैं, ये पार्टियां राजतांत्रिक मिजाज से अपने संख्या बल के एतबार से सीटें बांट लेती। कांग्रेस भी, CPI-ML भी सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी ने एक तरफा 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और गठबंधन के लोगों से बात नहीं हुई, आप लोगों से भी कोई सलाह मशवरा नहीं हुई। ये मैं आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है। ये सारे लोग जब उनके हित की पूर्ति होती है तो सारे लोग मिल बैठ करके तय कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर खुले मन से, खुले अंदाज से इलेक्शन होना चाहिए पूरे तौर पर। पार्टी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए, उनके साथ कितने, पार्टी के अंदर भी इलेक्शन होना चाहिए। MIM उठी है सत्ता के लोभ में नहीं, MIM उठी है शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए। हाँ, हम लाइक माइंडेड लोगों से हम गठबंधन कर सकते हैं, है ना। हमारी पार्टी के लोग चले जाएंगे किसी की तरफ, ऐसा हमें विश्वास नहीं है। और कुछ लोग अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये भयानक गलती करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हम सांप्रदायिक शक्तियों के लिए तो दिक्कत हो सकते हैं, लेकिन जो लोग समाजी समरसता पर, समाजी न्याय पर विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों को इस तरह के नापाक कदम मैं समझता हूँ कि मेरे ताल्लुक से नहीं उठाना चाहिए। आरजेडी के लिए नसीहत है। अब नसीहत की बात तो मैं नहीं कहूँगा, जो फैक्ट है मौजूदा वक्त के जो हालात हैं वो यही हैं। मुमकिन है कि दूसरी पार्टियां भी अगर इस तरह का काम करती हों तो ये बातें सबके लिए। आखिर में एक सवाल, क्रॉस वोटिंग की कोई गुंजाइश होगी अगर 8वां कैंडिडेट आता है तो, या आपकी पार्टी के, आपके जो 5 विधायक हैं उनका कदम क्या होगा? आप आरजेडी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे या जो 8वां आता है उसको? आप देखेंगे ये मामला तो असल ऐसा है, बगैर न्योता के बारात की तैयारी का मामला है। अभी मामला किसी ने मुझे पूछा नहीं, मामला साफ नहीं हुआ कि नहीं हुआ, हो जाएगा तो फिर समय पर सही फैसला लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे MIM के विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। कानपुर के हालात को देखते हुए ऑल इंडिया सुन्नी उलमा कौंसिल ने मुसलमानों से अपील की है। उलमा कौंसिल ने तमाम मसाजिद के इमामों को खत लिखा। इस खत के जरिए अपील की गई है कि नमाजी जुमे की नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों को जाए। शहर में अमन और सुकून को बरकरार रखा जाए, अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही गई है। ये अपील ऑल इंडिया सुन्नी उलमा कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद सलीम की तरफ से की गई है। ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद सलीम साहब ने शहर में अमन और शांति बनाए रखने के लिए शहर की मस्जिद के इमामों को एक खत लिखा है। आइए उनसे जानते हैं क्या है उस खत में जिससे अमन और शांति बनी रहेगी और कल जुमे की नमाज है। क्या आपने खत लिखा है? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस शहर कानपुर के तमाम बाशिंदगान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि ये शहर गणेश शंकर विद्यार्थी और हसरत मोहानी का शहर है। हमें उनसे सबक हासिल करके इस शहर के अमन को बहाल रखना चाहिए। किसी भी तरह की कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी को अजियत और तकलीफ पहुँचे। नंबर 1। नंबर 2, हमने आइम्मा मसाजिद को ये ख़त लिखा है कि जुमे के खुतबे से पहले वो अपनी तकरीरों में आवाम को ये बताएं कि हिंदुस्तान के आइन में हमें जिस तरह से प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया गया है तो वो गांधीवादी तरीका है, वो हिंसा का तरीका नहीं, अहिंसा का तरीका। लिहाजा हम अपने नौजवानों को इस बात के लिए बताएं कि जब कोई व्यक्ति आपको कॉल देता है तो देखिए वो व्यक्ति कौन है, क्या है, उसकी क्या कैपेसिटी है। उसके मुताबिक अगर शहर के तमाम जिम्मेदार मिलकर कोई कॉल दे रहे हैं तो यकीनन आपको आना पड़ेगा। इस जमहूरी मुल्क में आपकी आवाज़, आपका प्रदर्शन और आपके धरने और आपके प्रोटेस्ट हुआ करते हैं। लेकिन अगर वो कायद आपसे कह रहे हैं कि यहाँ से वापस हो जाओ, रुक जाओ, तो फिर रुकना भी चाहिए। ये नहीं कि काल पर तो बाहर आ गए और उसके बाद हाथ में पत्थर उठा लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो इस शहर के अमन को आग ना लगाएं। ये पैगाम हमने इमाम मसाजिद के ज़रिए आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की और आपके ज़रिए पैगाम। कल के लिए क्या पैगाम है? लोग अपने घरों पे जाएं, क्या आपने कहा? नहीं, जुमे के दिन लोग आए, अपनी नमाज पढ़ें, अपना कारोबार करें। जिस तरह से आम जुमे हुआ करते थे उसी तरह कल का भी जुमा है और जुमे पे कोई ऐसी पाबंदी या कोई वो नहीं है। आप अपने कारोबार को करें और मुझे उम्मीद है कि शहर के वो तमाम मुसलमान जो समझदार हैं वो भी कल इस बात को देखेंगे कि कोई भी उपद्रवी हमारे शहर के अमन को आग ना लगाए और अगर कोई लगाता हुआ मिले तो उसको पकड़ करके हमें खुद पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के महासचिव हाजी मोहम्मद सलीम साहब ने कहा है कि शहर में अमन चैन बना रहे, इसलिए
लोग नमाज पढ़कर घरों के लिए जाएं, अपने कारोबार के लिए जाएं। अगर कोई माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसकी शिकायत खुद पुलिस को लोग करें। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मीडिया में कई दिनों से कानपुर के चंदेश्वर इलाके के नकल मकाने की खबरें आ रही थी। चंदेश्वर हाथे में मुकीम लोगों का इस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उन लोगों का कहना है कि यहां से कोई भी नहीं गया और ना कोई नकल मकानी करेगा। हाथे के बाहर उन लोगों ने पोस्टर भी लगाया है जिसमें मीडिया के बाइकॉट जैसी तहरीर लिखी गई है। वहीं कानपुर में हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं। इसी दौरान कई जगहों से बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारी की खबरें भी मौसूल हो रही थी। इसको देखते हुए कानपुर के शहर काजी अब्दुल कुद्दूस ने एक वीडियो जारी किया। शहर काजी ने इस शहर में अमन और अमान को बरकरार रखने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इंतजामिया ने मेरी बात रखी। इंतजामिया ने कहा कि बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारी नहीं होगी, पर जो गुनहगार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अभी हालिया 3 जून को जो वाक़या पेश आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के सिलसिले में जो गुस्ताखी की है, जिस तरीके से उसको लेकर के बच्चों ने दुकानें बंद की और फिर जुलूस निकाला और फिर आपस में कुछ झगड़ा हो गया उसको लेकर के, बहरहाल वो अच्छा नहीं हुआ जो कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा मसला हमारे सामने दरपेश ये है कि वो आपसी दिल और दिमाग को दुरुस्त रखना और अपने काम में लग जाना और माहौल को दुरुस्त कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा अब किसी तरह कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। किसी तरह कोई वाक़या पेश आता तो मैं हूँ। हमारे ताल्लुकात जैसे भी थे अब जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से प्रशासन से, वैसे ही पूरी इज़्ज़त मुझे मिल रही। किसी तरह कोई परेशानी नहीं और अपमान का कोई भी मामला नहीं, किसी तरह का पूरी इज़्ज़त है हमको मिली हुई है, किसी तरह कोई मसला नहीं। और जो है इधर जोश खरोश हमने कुछ बातें कही भी दी हैं, तो बहरहाल ये कि वक्ती थी और आर्जी थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम और आप उसका कोई गलत यूज़ या इस्तेमाल करें। उससे एहतियात करिए और अपनी ज़िंदगी को सामान्य करें। अपने बच्चों को देखिए, अपने घर को देखिए, अपने मकान दुकान को देखिए, अपने वालिदैन को देखें, अपने कारोबार को देखें। हमारी अपील पर पूरा तवज्जो दें और अपने काम में लग जाएं। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे रब्ता करें। ट्विटर पर भी कुछ बातें लोगों ने गलत डाल दी हैं, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो स्थितियाँ कानपुर की सामान्य है, ठीक है, और हम लोग खैरियत से हैं और हम भी खैरियत से हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। जो मैंने हिदायत जारी की उस पर आप हज़रत अमल करें, अल्लाह चाहेगा खैर होगी इंशाअल्लाह। नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ जवान की बरवक्त मदद की वजह से एक मुसाफिर की जान बच गई। ये वाकया मंगल की रात 10:30 बजे पेश आया। धनबाद से कोलारपुर जाने वाली ट्रेन मंगल की रात फ्लैट नंबर 2 पर रुकी। खाना लेने उतरे मुसाफिर ने चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश की। तवाज़ुन खोने की वजह से वो नीचे गिर गया। वहां ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ के जवान ने फौरी उसको खींच लिया और इसकी जान बच गई। ये सारा वाक़या सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। तो नाज़रीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग